तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर इसके बाद मैं इसमें प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। देखो ASP.NET होता क्या है। ASP.NET is a web development platform which provide a programming model, a comprehensive software infrastructures and various services that is required to build up the robust web application for the PC as well as mobile devices। इसका मतलब हुआ ASP.NET एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं जो कि हमको सर्विस प्रोवाइड करती है और इनको हम अपने पीसी एज वेल एज मोबाइल दोनों पे चला सकते हैं। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन IIS सर्वर, यानी ये जो लैंग्वेज है ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और इसको चलाने के लिए जिस सर्वर की हमको नीड होती है वो होता है IIS सर्वर। इसका मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका मतलब हुआ जब हम ASP.NET में कोई वेबसाइट बना लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं और उसको जब हम होस्ट करेंगे और उसको होस्ट जब हमें करना होगा तो उसको IIS सर्वर के ऊपर होस्ट किया जाता है। इट इज़ अ ब्राउज़र इंडिपेंडेंट, यानी कि इस एप्लीकेशन को आप किसी भी ब्राउज़र पे चला सकते हैं। ये ब्राउज़र इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ASP.NET किस तरह के मॉडल को सपोर्ट करता है। देखिए, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर टिका होता है, यानी कि ये क्लाइंट मशीन है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, और ये सर्वर होता है जहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। अब क्लाइंट इस सर्वर से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इस स्ट्रक्चर को क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी आपकी जो ASP.NET की एप्लीकेशन होती है, जो वेब डेवलपमेंट होता है, वो इसी आर्किटेक्चर पे काम करता है। जैसे आप अपने मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपको इंटरनेट चाहिए होता है, क्योंकि वो वेबसाइट आपके मोबाइल पे नहीं होती, वो किसी सर्वर पे होती है। सर्वर से डाटा एक्सेस करने के लिए हमको नेट चाहिए होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, ASP.NET provide the services to allow the creation, deployment and execution of web application and web services। यानी ASP.NET एक फ्रेमवर्क है, वो हमको सभी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी ASP.NET के अंदर हम किसी एप्लीकेशन को बना भी सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं और उसको रन भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ हम वेब सर्विसेज भी इसमें बना सकते हैं। लाइक ASP.NET इज़ अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ASP.NET से पहले ASP हुआ करता था, बाद में ASP.NET आया। ASP भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती थी और ASP.NET भी वही है, यानी ASP.NET ASP का एडवांस वर्जन है। वेब एप्लीकेशंस आर बिल्ड यूजिंग अ वेब फॉर्म। ASP.NET comes with built-in web form control which are responsible for generating the user interfaces। इसमें कहा गया है कि जो भी वेब एप्लीकेशन होती हैं वो वेब फॉर्म से मिलकर बनी होती हैं। ASP.NET में वेब फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी सारे कंट्रोल्स हमको दिए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम एक पेज तैयार कर सकते हैं। दे आर मिरर टाइपिकली HTML विजेट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस और द बटन्स। इसमें बताया गया है ये बिल्कुल कंट्रोल्स वैसे ही होते हैं जैसे HTML के कंट्रोल होते हैं आपके फॉर्म को बनाते वक्त, जैसे आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, लेबल हो गया, तो ये सारे कंट्रोल्स हमको ASP.NET बने बनाए देता है। If these controls do not fit your need, you are free to create your own control। अगर इन कंट्रोल कोई भी कंट्रोल अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर खुद अपनी HTML की कोडिंग करके भी कंट्रोल बना सकते हैं। Web forms are designed to make a building web-based application as easy as a building Visual Basic application or the window forms। इसमें बताया गया है कि वेब फॉर्म की जो डिज़ाइनिंग होती है और इसका जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसी ने VB.NET में किया होगा। यानी VB.NET बहुत पुरानी एक भाषा होती है, पहले ASP.NET से पहले यही हुआ करता था। तो जिसको VB.NET आता है तो वो जानते होंगे इस बात को कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे VB.NET पे काम होता था। तो ये उन लोगों के लिए लाइन है जो VB.NET को जानते हैं। आप नहीं जानते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सर्वर पेजेस इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ASP का फुल फॉर्म आपको बताया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, जो कि सर्वर पे रन होते हैं। इनको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, यानी पूरा का पूरा ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसी की हेल्प से हम अपने इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को तैयार कर पाते हैं। ASP.NET was released in 2002 as a successor to the classic ASP। ASP.NET सन 2002 में रिलीज हुआ था क्लासिक ASP के बाद। ASP.NET पेजेस हैव द एक्सटेंशन ASPX
and are normally written in a C#. ASP.NET के जो पेजेस होते हैं उनका एक्सटेंशन आपको मिलेगा ASPX के नाम से, और नॉर्मली इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो प्रोग्रामिंग C# में की जाती है, और हम ऑलरेडी C# पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे .NET के बारे में। .NET फ्रेमवर्क क्या होता है? So .NET is a framework that is basically created by the Microsoft that our developers can use to create the applications more easily. तो .NET एक फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमको बना के दिया है। इस फ्रेमवर्क को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के बाद डेवलपर जो होता है अपनी एप्लीकेशन बना सकता है। यानी कि अगर आपके लैपटॉप में .NET फ्रेमवर्क नहीं है तो आप ये एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क बेसिकली लाइब्रेरी ऑफ कोड होती है जिसमें काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, मेथड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने कोड को जल्दी से बना पाते हैं, और आपको पूरा कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ता, और आपको फंक्शंस वगैरह कॉल करके आपको आपके प्रोग्राम को बनाने में हेल्प मिल जाती है। तो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी होती है। ASP.NET एप्लीकेशन कोड्स कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। ASP.NEट का जो कोड होता है उसके लिए हमें इन दोनों में से एक भाषा आनी चाहिए, या तो आपको C# आता हो या आपको VB.NET आता हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर C# को पढ़ा है, तो हम C# की हेल्प से इस पर काम करते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वेब फॉर्म का वो दो टेक्नोलॉजी में होता है, एक होता है ASP.NET में और एक होता है MVC.NET में। तो दोनों तरह का डेवलपमेंट हम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले ASP.NET कंप्लीट करेंगे। इस कोर्स को करने में पूरा 1 महीने का टाइम आपका लगेगा। अगर मैं आज बात करूँ 10 मई, 11 और 10 मई, तो आप मानकर चलिए 10 जुलाई तक, जून तक ये आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ASP.NET is used to produce the interactive data-driven applications over the internet. ASP.NET में हम ऐसे वेब फॉर्म तैयार करते हैं जिससे हम अपने डाटा को ड्राइव कर सकते हैं। डाटा हमारी वेबसाइट पे होगा, SQL सर्वर से हम उसे कनेक्ट करेंगे और वेबसाइट वगैरह में डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह की साइट में देखा होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है, डाटा SQL में जाता है, यूज़र लॉगिन करता है, SQL में चेक होके आता है, प्रोडक्ट वगैरह उठ के आते हैं। तो ये एक डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। इसको बनाने में हम काफ़ी सारे कंट्रोल्स वगैरह भी यूज़ करेंगे। ये सारे कंट्रोल्स HTML में बने होते हैं जो कि ASP.NET हमको ऑलरेडी रेडीमेड बना के दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है कि ASP.NET पे काम करने से पहले आपको इन कंट्रोल्स का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे लिखे गए, और ये जितने भी कंट्रोल हैं ये आपको इस लाइब्रेरी से मिलते हैं, system.web.ui.webcontrols। ये सारे कंट्रोल्स हमको पढ़ने होंगे। टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लिंक बटन, इमेज बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन। तो इनको धीरे धीरे करते हुए हम पढ़ेंगे। मैं एक बार सारे कंट्रोल्स आपको दिखा देता हूँ, आप इन पर एक नज़र डाल सकते हैं। देखिए, तो ये सारे कंट्रोल्स पढ़ने के बाद हमको ASP.NET पे काम करना आएगा, लाइक दिस। ये एजेक्स के कंट्रोल हैं, एंड आफ्टर दैट इट फिनिश। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ तक कंफर्म कीजिए, इज़ देयर एनी डाउट? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझनी होगी कि जब भी आप कोई वेब फॉर्म बनाते हो तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। यानी वेब फॉर्म का जो पेज होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। वो क्या होती है? देखो, पेज रिक्वेस्ट, सबसे पहला स्टेज आता है पेज रिक्वेस्ट। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ पेज, ASP.NET चेक इफ इट इज़ ऑलरेडी इन अ कैशे और नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। यानी जब आप किसी वेबसाइट का URL अपने ब्राउज़र में डालते हो तो सबसे पहले उस स्टेज को पेज रिक्वेस्ट कहा जाता है। यानी वो आपके पेज को चेक करता है कि अवेलेबल है कि नहीं है। वो कहाँ चेक करता है? उसको कैशे में चेक करता है। जैसे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट को जब आप पहली बार खोलते हैं तो टाइम लेती है, क्योंकि उस वेबसाइट को वो सर्वर से डाउनलोड करके लाता है और आपके कैशे में डाल देता है। लेकिन जब वो वेबसाइट आप एक बार खोल लेते हो, जब दोबारा उसको खोलते हो तो वो जल्दी खुल जाता है, क्योंकि वह वेबसाइट आपके कैशे में चली जाती है, जिससे उसको सर्च करने में आसानी मिलती है। तो ये पहली रिक्वेस्ट होती है आपकी पेज रिक्वेस्ट। इसमें एक्चुअली वो पता करता है कि कौन सा पेज आप खोलने वाले हो। दूसरा स्टेज आता है स्टार्ट। The page is set up and ASP.NET check if this is first load or postback user action। इसका मतलब होता है अगर वो पेज मिल जाता है तो उस पेज को वो स्टार्ट कर देता है, और वो पेज स्टार्ट होने के बाद आपके पेज को लोड करता है स्क्रीन के ऊपर। तीसरी स्टेज आती है इनिशियलाइजेशन, यानी इनिट मोड। इसमें क्या होता है? द कंट्रोल्स ऑन द पेज आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज। यानी जब आपकी वेबसाइट खुलना स्टार्ट होती है तो आप देखते होंगे धीरे धीरे आपकी वेबसाइट में कंट्रोल्स आते हैं। जैसे धीरे धीरे वेबसाइट खुलना स्टार्ट होती है और वो जो पेज होते हैं वो पेज पर दिखाई देने लगते हैं, जितने भी कंट्रोल्स होते हैं पेज पे दिखाई देने लगते हैं। इस स्टेज को इनिट स्टेज कहते हैं।
फिर स्टेज आती है लोड स्टेज। इसमें क्या होता है कि डाटा इज लोडेड इनटू द कंट्रोल्स एंड द पेज इज़ रेडी फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। आपने कोई वेबसाइट खोली फ्लिपकार्ट वगैरह की, तो उसके सारे के सारे प्रोडक्ट लोड हो जाते हैं। जब आपको पूरा पेज खुला हुआ दिखाई दे जाए, जब आपका डाटा भी उसमें लोड हो जाए, उस स्टेज को लोडिंग मोड बोलते हैं, यानी पूरा पेज आपका लोड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज होती है पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग। इसमें क्या होता है, इफ़ द यूज़र क्लिक ऑन अ बटन और ट्रिगर अनदर एक्शन द रिलेटेड इवेंट इज प्रोसेस्ड हेयर। इस वाले केस में क्या होगा, जब आपका वेबसाइट खुल जाता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे बटन होते हैं। जब वो बटन दबाते हैं तो पेज रेंडर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने साथ डाटा को भी इधर उधर करता है। इस स्टेज को पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है रेंडर। रेंडर में क्या होता है कि जब पेज एक पेज से दूसरे पेज में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में HTML कन्वर्ट होता है और वो सारी जानकारी दूसरे ब्राउज़र को देता है, तभी वो ब्राउज़र पे हमको हमारा डाटा दोबारा से दिखाई देता है। इस स्टेज को रेंडर कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनलोड। जब हम किसी पेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, लॉग आउट करते हैं या ब्राउज़र को बंद करते हैं, तो हमारा पेज जो है प्रोसेसिंग को फिनिश कर देता है और उस पर जितने भी टास्क चल रहे होते हैं वो सारे के सारे क्लीन हो जाते हैं। तो ये किसी भी पेज की लाइफ साइकिल के उठने वाले स्टेप्स होते हैं। कोई भी इंटरव्यू में पूछे तो आपको इन स्टेप्स के थ्रू जाना है। पहले पेज रिक्वेस्ट आती है, फिर स्टार्ट होता है, फिर इनिट होता है, लोड, इवेंट हैंडलिंग, फिर उसके बाद रेंडरिंग होती है और फिर बाद में पेज अनलोड होता है। सो दैट आर द बेसिक स्टेप्स। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे लेट्स वॉक नाउ, अब हम काम करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं मैं उनको आपको पहले बताऊँगा। तो आज की क्लास में मैं आधे कंट्रोल्स बता दूँगा, फिर बाकी के नेक्स्ट सैटरडे संडे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कितने कंट्रोल्स अभी कवर हो सकते हैं। अभी मैं ट्राई करूँगा कुछ कंट्रोल्स कवर करने के लिए, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स। मैं उन पर चेक मार्क कर रहा हूँ या उनको एक अलग कलर में हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये कंट्रोल्स हम पहले कर लेते हैं। उनको मैं रेड कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स करेंगे, बटन, लिंक बटन, इमेज बटन, ये करेंगे अभी। और एक रेडियो बटन लिस्ट, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। आज इतने कंट्रोल में करूँगा, फिर इनका आप प्रैक्टिस करेंगे। लेबल कंट्रोल बताऊँगा और लिटरल, हाइपरलिंक, पेज और इमेज और पैनल और कुछ। तो ये कंट्रोल्स हम इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए अब इस पर काम कैसे करना है। तरीका क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट ASP.NET एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, जिसका जो भी सॉफ्टवेयर आपने डाला हुआ है विजुअल स्टूडियो का, तो यही आपका .NET फ्रेमवर्क होता है। तो ये हमने स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जा सकते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे आपको लेना है C#, यहाँ पे लेना है विंडो और यहाँ पे लेना है वेब। इतना लेने के बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा। मैं यहाँ पे लिख के भी सर्च कर सकता हूँ। उसका नाम होता है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। जब आप ये डालेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का नाम। देखो मिल गया पूरा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। ये आपको लेना है, कोर नहीं लेना, आपको वेब एप्लीकेशन लेना है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। आप इसका जो नाम चाहें वो रख सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है जहाँ पर ये बनेगा। अब आप इसे यहाँ से क्रिएट करेंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको एम्प्टी सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, एम्प्टी सिलेक्ट करना है आपको। जब बाद में इन फ्यूचर जब हम MVC पढ़ेंगे तो यहाँ से MVC लिया जाता है। अभी फ़िलहाल आपको यहाँ से एम्प्टी लेना है। इसको आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है, जो पेज है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह का आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्म ऐड करना होगा। इनको नहीं टच करना आपको, ठीक है, इन्हें कुछ नहीं करना आपको। ये आपकी एप्लीकेशन है, इसमें आपको एक फॉर्म ऐड करना होगा। इस पर राइट क्लिक करें, ऐड करें, यहाँ पे न्यू आइटम पे जाना है
यहाँ से आप ऐड करेंगे इसमें एक वेब फॉर्म। ये आप अपने फॉर्म को जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया इंडेक्स फॉर्म। इसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको एक फॉर्म ऐड होके दे दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक जो फॉर्म है वो आ चुका है, और आप देखें तो इसका जो एक्सटेंशन है वो ASPX है। ठीक है, ये आ गया पेज। अब हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, तो मैं सबसे पहले इसमें टेबल डिज़ाइन करूँगा। इसका जो डिज़ाइनिंग होता है वो HTML में होता है। देखो सोर्स पे जाओ, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है एक HTML दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको काम करना होता है डिज़ाइन में। डिज़ाइन लाइव आपको यहाँ दिखता है। अगर आपको HTML आता है तो आप HTML की कोडिंग करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं काम। जैसे मैं सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाऊँगा, और मैंने मान लीजिए इसमें 10 रो दे दिया और 6 कॉलम दे दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं इस स्ट्रक्चर पे अपना काम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे अपनी वेबसाइट का एक टाइटल रखना है, तो मैंने इन सब को यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाके मर्ज कर दूँगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सेल हो गया, राइट। अब वेबसाइट में कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है, अगर वेबसाइट में कोई चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है तो हमारे पास ये कंट्रोल्स होते हैं, दिख रहे हैं। तो इनमें से जो कंट्रोल हमें पढ़ने हैं, ये बहुत सारे कंट्रोल होते हैं। हमारे सारे काम के कंट्रोल ASP.NET की मैंने शीट में लिख दिए हैं, वो सभी कंट्रोल्स आपको करने हैं यहाँ पे। तो इसमें कंट्रोल होता है लेबल कंट्रोल, ये वाला। इस कंट्रोल से हम अपनी वेबसाइट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेबल कंट्रोल ये रहा, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, कंट्रोल आ गया। इसकी प्रॉपर्टी खोलेंगे राइट क्लिक करके, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके टेक्स्ट में जो भी आप लिखेंगे वो आपकी वेबसाइट पे यहाँ डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर, तो वहाँ पर ये मैसेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट करना है, डिज़ाइन देना है, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है ये रही। इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिलेगा। फ़ॉन्ट में जाके आप इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ ऐसे। और भी बड़ा साइज़ करना है तो आप नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 42 कर दिया तो बहुत बड़ा साइज़ आपको देखने को मिल सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो 32 पे हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कलर चेंज करना है तो 4 कलर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जाके आप कोई भी इसमें जो कलर है अपने हिसाब से मन मुताबिक दे सकते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट में लिखा जाता है। तो हमने देखा लेबल कंट्रोल कैसे यूज़ होता है। चलिए अब इसमें कुछ बनाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे मेरे को बनाना है यूज़र ID, तो मैंने लिया लेबल और यहाँ पे जाके मैंने लिखा यूज़र ID। अब इसके सामने लेना है मुझे टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ से हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स ऐसे। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से ID दे दूँगा इसकी पहचान के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको एक ID दे दिया, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। कोडिंग करेंगे तो मुझे इसकी ID पता होनी चाहिए, तो मैं इसको एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट ID ऐसे करके। तो ये हमारा कंट्रोल बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए पासवर्ड के लिए बनाना है एक बॉक्स, तो मैंने फिर से एक लेबल लिया, यहाँ पे जाके मैंने लिखा पासवर्ड। अब मेरे को एक पासवर्ड बॉक्स चाहिए जिसमें मैं पासवर्ड टाइप कर सकूँ, तो फिर से हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करेंगे टेक्स्ट पासवर्ड। और इस टेक्स्ट बॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती है ये टेक्स्ट मोड, इसको मैं यहाँ से पासवर्ड कर दूँगा। ऐसा करने से इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैं टाइप करूँगा वो पासवर्ड के फॉर्मेट में आएगा। जब मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ये यहाँ पे इसका कोड जनरेट कर रहा है। देखो इन सब चीज़ों का यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है, देखो अपने आप। ठीक है, देखो टेबल जनरेट हो गया, कोड अपने आप जनरेट होता रहेगा। अच्छा, यूज़र ID हो गया, पासवर्ड हो गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक बटन, तो बटन यहाँ से होगा, दिखाइएगा। ठीक है, मैंने नीचे क्यों ले लिया, अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल बनाऊँगा धीरे धीरे, तो मैंने अभी यहाँ बटन ले लिया। इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम फॉर्म को रन करेंगे तो जो भी डाटा मैं यहाँ पे डालूंगा तो कोडिंग करके आप उस बॉक्सेस से डाटा को कैसे पिक करें। ठीक है, डाटा कैसे पिक करना है। उसके बाद जब डाटा पिक हो जाएगा तो कहीं पे डिस्प्ले करेंगे हम, ताकि समझ में आए कि डाटा पिक हुआ है। तो उसको मैं डिस्प्ले नीचे यहाँ पे करा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैं मैसेज प्रिंट करूँगा। तो जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डिलीट कर दिया, तो उस पर फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा।
और इसके नाम मैंने कर दिया लेबल मैसेज, ठीक है। इतना हमने कर लिया फिलहाल, गॉट इट। अच्छा, अब मैं इसमें कोडिंग करना सिखाता हूँ आपको। अब इस पर कोडिंग कैसे करना, देखो इस पर डबल क्लिक करना, यहाँ पे कोड आ जाएगा खुल के, यहाँ पे आपको कोडिंग करना होता है। देखो पूरा का पूरा शीश आपकी तरह है ना, यहाँ पे कोडिंग करना होता है। अब मेरे को दो वैल्यू उठानी है, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड, ठीक है। वो दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे। जब आप कोड पर आ जाते हैं और आपको डिज़ाइन पे वापस जाना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू डिज़ाइनर पर आप जा सकते हैं, खुल जाएगा, ठीक है। कभी कोड पे जाना हो तो इस पर डबल क्लिक करके कोड पे भी जा सकते हैं ऐसे। अगर राइट क्लिक करके डिज़ाइनर पे नहीं जाना आपको, ठीक है, दूसरा तरीका होता है, ये पेज का नाम है, डबल क्लिक करें, पहुँच गए। इसके कोड पे जाना है तो यहाँ पे इसका सी शार्प का कोड होता है, दोनों चीज़ें आपके पास, ठीक है। तो मुझे बटन के कोड पे जाना है एक्चुअली, तो बटन का कोड बटन पे क्लिक करके खुलता है, ये खुल गया। अब देखो मुझे दो स्ट्रिंग वेरिएबल लेने होंगे, यहाँ पे सी शार्प जो पड़ा था वो काम आएगा, तो मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिए, एक का नाम ले लिया यूज़र आईडी और एक का नाम ले लिया पासवर्ड। अब हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। यूज़र आईडी में वैल्यू मैंने स्टोर कर ली टेक्स्ट आईडी के टेक्स्ट से, ऐसे। तो जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही मैं पासवर्ड स्टोर कर लूँगा इसमें, वो स्टोर करूँगा मैं टेक्स्ट पासवर्ड के टेक्स्ट से, दोनों वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को मेरे को लेबल पे दिखाना है, ठीक है। देखिए ये दोनों वैल्यू आपने उठा ली है, अब इन दोनों वैल्यू को मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो इसी बटन पे मैंने कोड लिखा, उसका नाम था लेबल मैसेज। तो इसके टेक्स्ट में मैंने वैल्यू दिखा दी, जैसे कि ये मैंने दिखा दी यूज़र आईडी, तो वहाँ पे जो है अब ये यूज़र आईडी देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब उसी में मुझे अगली लाइन में जाना है, अगली लाइन, क्योंकि HTML का पेज है ना, वो डिज़ाइन पेज है। अब जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन पेज होता है उसमें अगली लाइन पे जाने के लिए क्या करना है, आपको BR लिखना होता है ऐसे। ऐसा करने से अगली लाइन में चला जाएगा पॉइंटर। अब मैं अगली लाइन में क्या करूँगा, पासवर्ड दिखा दूँगा यहाँ पे ऐसे। तो ये मैंने कोड बना लिया, ठीक है। अब इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। देखिए डिज़ाइन मोड तो हमने बना ही लिया है, ऐसा कुछ दिखेगा, और इसके ऊपर हमने कोड भी लिख लिया है कि इनमें जो वैल्यू आप डालोगे उठ जाएगी और उठ के यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। वेबसाइट को कैसे रन करते हैं, यहाँ पे आपका रन बटन होता है, ये रहा, इसको आपको प्रेस करना है। जिस ब्राउज़र पे आप इसे चलाएंगे ब्राउज़र यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र है, आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र बटन रन कर देता हूँ। तो इस तरीके से ASP.NET में फॉर्म तैयार किए जाते हैं। तो हमने अभी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स तैयार करके देखा, और ये वर्किंग मोड पे है, ये काम भी करेगा। आप वैल्यू डालेंगे तो उठ कर भी आएगी। आपकी वेबसाइट सर्वर पे रन हो चुकी है, ये लोकल होस्ट एक सर्वर है, अपने आप से क्रिएट किया है इसने, और ये रन होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट को रन होने के लिए IIS सर्वर चाहिए। देखो ये अपने आप से आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप IIS एक्सप्रेस, ये एक सर्वर है IIS। ये .NET फ्रेमवर्क कर रहा है सारा काम, इसको चलने के लिए IIS सर्वर चाहिए होता है। अब देखो ये मेरे पास वेबसाइट आ गई, यहाँ पर मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी डाली योगेश 1 2 3, यहाँ पे पासवर्ड में डाल दिया मैंने 1 2 3 एंड राजेश, कुछ भी डाल दिया पासवर्ड पे। अब ये दोनों वैल्यू उठ जाएंगे और यहाँ दिखेगी। ये पासवर्ड बॉक्स है इसलिए यहाँ पासवर्ड जो टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। आपने बटन प्रेस करना है, आप देखिए डाटा आ गया। तो इस तरीके से हम ASP.NET में फॉर्म बनाते हैं। और अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे वैल्यू उठाना है। अब कल आप ही हमने वैल्यू उठाना सीखा, बाद में हम आगे चलकर जब डाटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो इस वैल्यू को डाटाबेस में पहुँचाएँगे। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम इसमें बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो अगला जो कंट्रोल है वो है लिटरल कंट्रोल। देखो लिटरल और लेबल दोनों सेम होते हैं, दोनों में फ़र्क ये होता है कि लेबल को मैं डिज़ाइन दे सकता हूँ, जैसे मैंने इसको डिज़ाइन दिया काला लाल पीला किया ना, जैसे ये लेबल है, ठीक है, ये भी एक लेबल है। मैं इसको डिज़ाइन देना चाहता हूँ, स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर स्टाइलिंग मैं इसको दे सकता हूँ। देखो रंग बिरंगा काला पीला कर सकता हूँ, है। या फिर मैं इसकी सोर्स में जाके भी इसको स्टाइलिंग दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर भी स्टाइलिंग दे सकता हूँ, अगर आपको HTML आता है तो। मैं लिखा स्टाइल और यहाँ पर इसका कलर जो है मैंने रेड कर दिया, तो ऐसा करने से उसका जो कलर है वो देखिए वहाँ पे रेड हो गया ना, मतलब मैं स्टाइल दे सकता हूँ। इसका साइज़ छोटा बड़ा कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो लिटरल कंट्रोल होता है उसमें आप स्टाइलिंग नहीं दे सकते, उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं दे सकते। देखिए बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने इस रो को मर्ज कर लिया, अब मैं यहाँ पर एक लिटरल कंट्रोल ले लेता हूँ, दिस इज लिटरल कंट्रोल। अब इसके अंदर मैं अगर कोई मैसेज लिख दूँ ना, यहाँ पे देखो इसके पास कोई भी ऐसी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें कोई डिज़ाइन देने का कोई कोड नहीं है, सिर्फ मैसेज लिखने का कोड है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्म्स एंड कंडीशन,
बस ये लिखा ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे भी स्टाइल दूंगा ना, ये लेगा ही नहीं। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे स्टाइल दे दूँ, ये लेगा नहीं, एरर आ जाएगा। क्योंकि लिटरल कंट्रोल एक स्टैटिक डेटा को प्रिंट करने के लिए, देखो एरर आ गया और वो बोल रहा है कि स्टाइल ये सपोर्ट नहीं करता, इसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप इसको कोई डिज़ाइन दे सकें। तो लिटरल कंट्रोल यूज़ किया जाता है जब भी आपको कोई सिंपल मैसेज प्रिंट करना हो बिना किसी डिज़ाइन के। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं इसके अंदर इस डाटा को रोटेट करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सोर्स पे जाके इसके इस वैल्यू को उठा लूँगा मैं और इसको मैं यहाँ पे चलाऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ कर लूँगा HTML का, वो ऐड में रोटेट करने के काम आता है, तो उसका नाम होता है मार्की, और वो मैसेज मैं यहाँ पे डाल दूँगा। देखिए अब अगर मैं चलाऊँगा तो ये रोटेट होगी, जैसे ऐड आती है ना टीवी में, ये चलेगी। देखिए रन करते हैं इसे। ये आपकी वेबसाइट और ऊपर देखिए आप एक ऐड चला सकते हैं। गॉट इट? ऐसे ही चलता रहेगा लाइक दिस। हाँ, उसमें आप डिज़ाइन नहीं दे सकते, लेकिन आप इसके अंदर डिज़ाइन दे सकते हैं। जो मार्केट टैग था उसमें तो आप डाल ही सकते हैं, तो मार्केट टैग के अंदर मैं डिज़ाइन दे सकता हूँ। जैसे मैंने डाला बीजी कलर और इसको मैंने रेड कर दिया और यहाँ पे लिखा कलर को मैंने वाइट कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए डिज़ाइन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, अब ये वाइट नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं CSS लगा देता हूँ इसमें। कोडिंग पर वापस जाएंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करके सोर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर उसको कलर देने के लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी में फायर करूँगा जिसका नाम होगा स्टाइल करके। स्टाइल, यहाँ पे मैंने दिया कलर कर दिया मैंने वाइट। अब यहाँ देखिए वो लग चुका है। अभी आप इसे रन कर सकते हैं। तो HTML कंट्रोल में सब चीज़ लग जाती है। नाउ इट्स अ परफेक्ट, वो आपकी ऐड जो है रोटेट होने लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगला जो कंट्रोल है वो है रेडियो बटन। जैसे मान लीजिए मेरे को जेंडर इनपुट कराना है यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले लेना है लेबल। कोई भी मैसेज अगर कुछ भी लिखना है आपको, लेबल में लिखें आप लिखने को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट लिखते हैं तो मैं इसको कोई डिज़ाइन नहीं दे पाऊँगा, जैसे काला लाल बड़ा छोटा साइज़ बड़ा साइज़ वो नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए लेबल कंट्रोल में लिखें आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर। अब इसके लिए हमें चाहिए होते हैं रेडियो बटन, तो हम यहाँ से रेडियो बटन उठा लेंगे। ये रहा, 2 बटन मेरे को चाहिए होंगे। अब हम इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से क्या होता है कि दोनों एक परिवार के हो जाते हैं, एक फैमिली के हो जाते हैं, और ऐसा करने से ये होगा कि एक समय पर एक ही सिलेक्ट होगा। अगर मैं इनको ग्रुप नहीं करूँगा तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब जेंडर में तो एक समय पर एक सिलेक्ट होना चाहिए ना। अब देखो इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट बदलूँगा। इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया मेल। ठीक है, इसका नाम भी बदल देंगे, कोडिंग करते वक्त काम आएगा। तो मैंने लिखा रेडियो बटन मेल। नेक्स्ट के पास गए, इसका नाम हमने लिखा रेडियो बटन फीमेल, और यहाँ टेक्स्ट में हम इसे फीमेल कर देंगे। तो हमने इतना जो है कोड अपना बना लिया है। करेक्ट। अब इसकी वैल्यू उठाना सीखेंगे। यहाँ पर बटन पे कोड करेंगे, जब आप इसमें से कोई भी डाटा सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा आपका। कोडिंग यहाँ कंटिन्यू रखेंगे। अब मेरे को जेंडर उठाना है, तो वेरिएबल ले लिया मैंने जेंडर। अब इसका लॉजिक लगेगा यहाँ पे। लॉजिक कैसे लगेगा? इफ एल्स लगा के। इफ रेडियो बटन मेल डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जेंडर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो बटन के मेल का टेक्स्ट उठा लेते हैं। जो भी इसकी टेक्स्ट वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसके एल्स पार्ट पे जाएंगे और जेंडर के अंदर फीमेल वाले रेडियो बटन का टेक्स्ट उठा लेंगे, क्योंकि दोनों में से तो एक सिलेक्ट होना ही होना है। अगर मेल नहीं तो फीमेल, तो उसका डेटा आ जाएगा। अब मेरे पास इसमें क्या आ गई, वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ। अगली लाइन में डिस्प्ले करना है तो BR कर दिया, क्योंकि पेज पे डिस्प्ले हो रहा है ना, पेज वेबसाइट पे, तो वेबसाइट यानी HTML पे। HTML कैसे लिखते हैं, BR करके न्यू लाइन पे जाता है। अब देखिए कोड को रन करते हैं। ये आ गया फॉर्म हमारे पास। हमने यहाँ पर डाला अगेन ID योगेश 1 2 3, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया। मेल देखो दोनों में से एक सिलेक्ट होगा एक साथ, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएगा लाइक दिस।
तो इस तरीके से काम करना है आपको। नेक्स्ट अब हम इसमें करते हैं अगला कंट्रोल जिसका नाम है रेडियो बटन लिस्ट। देखो रेडियो बटन लिस्ट की आपको क्या नीड होगी, जैसे मान लीजिए आपको इसमें सेलेक्ट करना है मैरिटल स्टेटस और बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। जब 2 ऑप्शन चाहिए हो रेडियो बटन के तो रेडियो बटन, जब आपको बहुत सारे रेडियो बटन चाहिए हों तो रेडियो बटन लिस्ट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैरिटल स्टेटस, तो मेरे को बहुत सारे रेडियो बटन चाहिए होंगे तो रेडियो बटन लिस्ट में यहाँ पे ले सकता हूँ ऐसे। अब इसमें हमें जो जो ऑप्शन ऐड करने हैं वो यहाँ से ऐड होंगे, यहाँ से। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, मान लीजिए सिंगल, फिर मैंने इसमें आइटम ऐड किया लाइक डबल या फिर मैरिड। हाँ नेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें मान लीजिए विडो, एक और ऑप्शन ऐड कर दिया अदर। तो ये देखिए 4 रेडियो बटन इसमें ऐड हो गए। अब हम चाहते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, देखिए हो गया। अब हम चाहते हैं एक रो में 2 कॉलम आ जाएं, तो मैं यहाँ पे कॉलम की संख्या 2 कर दूँगा, तो एक रो में 2 कॉलम आ जाएंगे। इस तरीके से रेडियो बटन लिस्ट भी बनाई जाती है, ठीक है। अब हमें सीखना है कि हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करें तो कैसे उठाते हैं इसकी वैल्यू को। डबल टैप, हम लेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल मैरिटल स्टेटस, इसकी वैल्यू उठाने के लिए कोड लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है उस कंट्रोल का नाम, उसका नाम था रेडियो बटन लिस्ट 1। मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखो ये जो कंट्रोल है इसका नाम यहाँ आईडी में मिल जाएगा, तो यही नाम है ना, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो मैंने उसकी कंट्रोल तक पहुँचा। अब उसकी वैल्यू उठाने के लिए कोड होता है सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, तो जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया हुआ उसका टेक्स्ट उठ के आपको मिल जाएगा और फिर हम उसको यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो ये डाटा भी हमने क्या करा, उठा लिया। अभी रन करते हैं। सो देखिए अभी फिर से इसमें हम एंट्री करते हैं गौतम 1 2 3 मेल और मैरिट। अभी मैंने रन, देखो एक ही सिलेक्ट होगा सब में से अपने आप। अब मैंने सबमिट किया, डेटा आपके पास आ गया लाइक दिस। तो यहाँ तक हमने अभी 5-6 कंट्रोल पढ़ लिए हैं, आई होप सो आपको समझ में आ रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें हम अगला कंट्रोल करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिटी एंटर कराना है कि यूज़र किस सिटी से बिलोंग करता है, स्टेट से स्टेट लिखना है, ठीक है। स्टेट मेरे को देना है, कैसे दूंगा मैं, यहाँ पे लूँगा मैं लेबल और यहाँ पे मैंने लिखा स्टेट। अब मेरे को यहाँ पे स्टेट डालनी होंगी, ठीक है, जितनी भी डाल सकते हैं 3 4 5। उसके लिए मेरे को चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें आप स्टेट ऐड कर सकते हैं यहाँ से, तो मैंने ऐड कर दिया पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, जम्मू कश्मीर और ओके कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, ओके। अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ जाएगी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे और आप एक समय पर एक ऑप्शन उसमें से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आगे लिस्ट, तो इसके लिए होता है ये ऐसे। अब हम सीखेंगे कि जब मैंने स्टेट सेलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट का ऑप्शन होगा, ये आप इसकी हाइट भी डाल सकते हैं कि कितनी हाइट आपको करनी है, इट इज़ योर कॉल। तो फिलहाल मैं रहने देता हूँ। इसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। तो मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेट। अब इसकी वैल्यू उठाएंगे, तो वैल्यू कैसे उठती है, कोड एक एक लाइन का कोड है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लिखना मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। तो इस लाइन को लिखने से हमारे पास वो डेटा आ जाएगा। अब उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा, ये बन गया। अभी अगर हम रन करते हैं तो स्टेट भी हमारे पास होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है हमने डाल तो दिया है,
लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेट हमको सिलेक्ट करने के लिए बोले। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और आइटम इसमें ऐड करता हूँ और इसको ऊपर पहुँचा देता हूँ। इसका नाम मैं करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट, ये दिखाई देगा ऐसे। अब हम रन करते हैं कोड। ठीक है, अब मैंने देखो, मैं जिसमें वैल्यू डालूंगा वही रिकॉर्ड आएगा। मैं सिर्फ इसी को रन करके आपको दिखा रहा हूँ, हरियाणा लिया ना, रन कर रहा हूँ। देखो जिसको मैंने लिया होगा वो चलेगा। तो रेडियो बटन ये मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्ट करे ही चलेगा नहीं। रेडियो बटन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने कोडिंग में ऐसा लिखा हुआ है। ये खाली रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने रन किया तो देखिए वो डाटा आ गया। तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट पे काम होता है। अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक अगला एडवांस वर्जन देखेंगे। मान लीजिए मैंने स्टेट सेलेक्ट करा तो नीचे एक सिटी का बॉक्स हो, स्टेट के अकॉर्डिंग उसमें सिटी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिटी। घर पे इन सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और लेते हैं, इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं। अब इसमें आइटम ऐड करेंगे, कोडिंग से हुआ ये काम। ठीक है, और ये काम कोडिंग से होगा कैसे, इस पर ध्यान दीजिए। जिस वक्त मैं कोई स्टेट सेलेक्ट करूँगा उस वक्त इसमें अपने आप सिटी आनी चाहिए। तो ये कोड इसी बटन के ऊपर करना होगा, ड्रॉप डाउन के ऊपर। तो इसके ऊपर डबल टैप करें और यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे आप इस जगह पे। ठीक है, कोड कैसे लिखेंगे देखो। सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे स्टेट के नाम से और इसके अंदर वैल्यू उठा लेंगे इस कंट्रोल से। यानी दो कंट्रोल है मेरे पास, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिस्ट 2 सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं पहले स्टेट उठाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे पास स्टेट आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसको मैं इफ एल्स में चेक करूँगा। स्टेट डॉट इक्वल्स, ये हमने सी शार्प में पढ़ा था कि दो स्ट्रिंग वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं। अगर उसकी वैल्यू पंजाब है, इसका मतलब आपने पंजाब अगर सेलेक्ट किया है तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है उसमें जितने भी आइटम्स हैं पहले तो हम उसको क्लियर करेंगे और फिर उसमें एक एक करके आइटम ऐड करेंगे। अब पंजाब के जो भी आइटम है वो आप डाल देंगे। तो मैं एक दो ही डालूंगा इसमें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सिटी और फिर उसके आइटम ऐड करेंगे। पहला आइटम हमने ऐड किया लुधियाना, मोहाली, बठिंडा। तो ये बन गया हमारा काम। अब ऐसे ही अगर उसने कोई और स्टेट सेलेक्ट किया हुआ तो उसका कोड नीचे कंटिन्यू करेंगे। एल्स इफ, ये लॉजिक चलेगा। स्टेट चेंज करेंगे हरियाणा, मैच अगर होता है तो हरियाणा की सिटी डालेंगे, हरियाणा की सिटी डाल देंगे हम, जैसे कि गुरुग्राम, झज्जर, सोना या पानीपत। अब देखो मैंने 2 का करा है, ठीक है ना। आप ऐसे सबका कर सकते हैं। 2 का मैंने करा है, एक बार इसको चेक कर लो। चेक करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी है। देखो मैं चाहता हूँ कि जो कोड मैंने इस बटन पे लिखा है वो मेरा चले, लेकिन कब, जब मैं बटन को सिलेक्ट करूँ, डाटा को सिलेक्ट करूँ। अभी नहीं चलेगा वो कोड, देखो अभी वो कोड नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ से कोई स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा नीचे, देखो इसमें कुछ भी नहीं आया। मैं कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ इसमें, लेकिन कुछ नहीं आ रहा, खाली पड़ा है। ये चलेगा कैसे फिर? देखो आपको क्या करना है कि अगर इसका कोड अनेबल करना है तो इसकी पोस्ट बैक एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अनेबल करना होता है। इस पर जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट बैक है, तभी इसका जो कोड है वो काम करेगा, इवेंट काम करेगा। इसको आप ओके कर दो, अब काम करेगा। आप रन कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे देखिए इसमें सारी पंजाब की सिटी आ गई, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से वेबसाइट में ऐसे बना होता है। आप हरियाणा सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हरियाणा की सारी सिटी आ जाती है।
ऐसे डालते हैं आपको, ठीक है। बाकी अब कोडिंग करके मैं इसका डाटा उठा के पेज पे प्रिंट करा देता हूँ। तो अब मेरे को सिटी का भी डाटा जो है उठा के डालना पड़ेगा। तो ये काम मुझे कहाँ करना होगा, बटन के ऊपर, ये बटन यहीं पे करना होगा, ठीक है। ये गलत उठ के क्यों आ रहा है, अभी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप इस कंट्रोल में आना चाहिए बटन का कोड। तो यहाँ पे मैंने सिटी पे ले लिया, सिटी की वैल्यू उठा लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। अब हम सिटी को प्रिंट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट होता है। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे पास आ रहा है बनके। यहाँ हमने लिखा योगेश 1 2 3, पासवर्ड डाल दिया, मेल वगैरह सेलेक्ट कर लिया, मैरिड बता दिया, स्टेट हरियाणा ले लिया और सिटी हमने गुरुग्राम ले लिया। अब पासवर्ड हट जाता है, जब इवेंट फायर होता है तो पासवर्ड हट जाता है। पासवर्ड को दोबारा डालिए, अब सबमिट कर दीजिए। आप देखिए पूरी जानकारी आपकी जो है पेज पर डिस्प्ले हो गई है। तो अगला कोड हम यहाँ पे करने वाले हैं पैनल का इस्तेमाल। देखो पैनल आप मान सकते हैं तरह का कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे देखो मैं चाहता हूँ एक बटन मेरे पास हो, जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा हाइड हो जाए और छुप जाए। तो ये तभी पॉसिबल था जब मैं इसको एक पैनल में डालता हूँ। अभी मैंने इसको पैनल में नहीं डाला हुआ है तो बड़ा मुश्किल होगा इन सभी डाटा को हाइड करना, ऑफ करना। जैसे कि यहाँ पे एक बटन होता है रजिस्ट्रेशन का, जब मैं उस पर क्लिक करता तो ये फॉर्म खुलना चाहिए था। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैं इसको पैनल में डालता है। तो पैनल तो मैंने लिया नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो अब इसको करने का तरीका मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। देखिए ये सारा का सारा डाटा मैंने एक टेबल में लिया हुआ था, ठीक है। ये सारा डाटा मैंने किस में लिया हुआ, एक टेबल में लिया हुआ मैंने डाटा। तो वो टेबल मेरे को ढूंढना होगा, कहाँ पे ढूंढूंगा, सोर्स पे जाके। और यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल हमको दिख जाएगा, ये वो टेबल है, करेक्ट। तो पैनल में यहाँ पे बना लूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा पैनल यहाँ पे, ठीक है। पैनल से पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेबल और क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं हाथों से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ या फिर मैं एक डिज़ाइन के थ्रू बना लेता हूँ। डिज़ाइन पे गया, मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल, इंसर्ट टेबल, 2 रो और 10 कॉलम ले लेता हूँ। तो मेरे पास एक टेबल और क्रिएट हो जाती है ऊपर की तरफ। अब इस टेबल को एम्प्लॉय के नीचे बनाना है मेरे को, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पे होगा वो एम्प्लॉय टेबल, ये रहा, इसमें लिखा हुआ था वो रजिस्ट्रेशन, ये रहा, ठीक है। चलो उसको ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि या तो मैं इसको अपने ब्लॉक में ऊपर ले लूँ, इसमें ले लूँ, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वाले टेबल को काट के, यानी जिसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ ना लेबल, इसको मैंने कट कर लिया Ctrl+X, ठीक है। और इसको कट करके मैं इसमें डाल दूँगा, इस वाले में, ठीक है। इसमें डालूँगा कैसे, तो बहुत सारे कॉलम है तो किसी एक में डाल देता हूँ। एक में डाल दिया। अच्छा अब इसको मैं स्पैन कर दूँगा, मर्ज कर दूँगा। कितनी कॉलम एक साथ हैं उनको मर्ज कर दूँगा, 1 2 10 है ना, तो यहाँ पे मैं कॉल स्पैन कर दूँगा 10, कॉल स्पैन 10। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ये 10 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है। कॉल स्पैन से होती हैं ये चीज़ें। अब इस रो की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। अभी देखिए मेरे पास ऊपर आ गया वो डिज़ाइन, ऊपर आ गया ना। अब यहाँ पे मैं अपने 2 बटन बना सकता हूँ इस जगह पे। तो अब मैं यहाँ पे 2 बटन अपने बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे बना लेता हूँ 2 बटन यहाँ पे। तो कैसे बनाऊँगा, तो देखो मेरे को एक बटन बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पर बटन का ऑप्शन होता है, ये हमने सीख ही लिया है। तो मैं लिंक बटन बनाऊँगा यहाँ पे, कि छोटे इस तरह का ना हो, लिंक बटन टाइप में हो। तो यहाँ पे एक लिंक बटन होता है, देखो ये रहा, ये रहा, ये लिंक बटन हो गया, ठीक है। बाकी फॉर्म आपके हाथ में, इसको ऐसे ट्रैक करके वहाँ पर पहुँचा सकते हो, ऐसे आप ऐसे करके। तो ये मैंने एक लिंक बटन यहाँ पे क्या करा, बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर टेक्स्ट बदलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करके ही खुलना चाहिए पूरा डाटा, इस पर क्लिक करके खुलना चाहिए। तो ये जितना भी डाटा है ना, इसको पैनल में डालो आप। ये क्या है, एक टेबल है पूरी की पूरी, देखो ये हमने जो बनाया था ना, ये पूरा का पूरा ये पूरा टेबल है, ये वाला, ये पूरा टेबल है। इस टेबल को एक पैनल में डालेंगे, तो पैनल कंट्रोल ले लो यहाँ पे, ये रहा पैनल कंट्रोल, ये ले लो,
क्लियर। इस पैनल के अंदर वो टेबल डाल दो अपना पूरा, ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना आपका, ये पूरा उठाओ और इसको पैनल में डाल दो, पैनल में डाल दो, ठीक है। तो आज से इस पैनल का नाम याद रखो, क्या नाम है इसका, ऊपर आ रहा होगा, ये रहा पैनल, इसका नाम है पैनल 1, याद रखना क्या नाम है इसका, पैनल 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में दिख रहा होगा। आप क्या करो, इसकी विजिबिलिटी को यहाँ से फॉल्स कर दो, तो ये दिखना बंद हो जाएगा। अब पैनल दिखना बंद हो जाएगा तो अंदर का डाटा भी नहीं दिखेगा। देखो आपको ये अंदर का डाटा भी नहीं दिखेगा, जब वेबसाइट चलाओगे ना तो डाटा नहीं दिखाई देगा। आपको रन करो, आपको सिर्फ एक बटन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, लिंक होगा एक छोटा सा, देखो, बट डाटा नहीं दिखना। अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करके वो दिख जाए, तो ऐसे केस में पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इस पर मेरे को कोड लिखना होगा और वो देखने के लिए, तो इस पर डबल टैप करना, ये खुल गया। अब हम यहाँ कोडिंग में लिखेंगे पैनल 1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अब वो दिखने लगेगा, देखना। अभी साइड चलाते हैं, ये आया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मैंने क्लिक करा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। अब हमने भर दिया डाटा, वो यहाँ पे चलेगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि कौन से कंट्रोल आज हमने पढ़ने थे और हमने कितने पढ़ लिए हैं, ताकि एक टाइम लाइन में ये कंप्लीट हुआ, हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया, बटन मैंने आपको बता दिया, रेडियो बटन बता दिया, रेडियो बटन लिस्ट हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, लेबल कंट्रोल मैंने बता दिया आपको, लिटरल हो गया और पैनल हो गया। अब कौन कौन से कंट्रोल मुझे बताने, देखो हाइपरलिंक, इमेज 2 आज का टॉपिक, तीसरा मुझे बताना है इमेज बटन 3, लिंक बटन मैं बता चुका हूँ, और चौथा है फाइल अपलोड। तो 4 कंट्रोल और देखने हैं आज के। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लिंक बटन तो मैंने बता दिया, हाइपरलिंक बताता हूँ क्या होता है। देखो हाइपरलिंक यूज़ किया जाता है एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए। मान लीजिए मुझे एक दूसरे पेज पे जाना है, ठीक है। मान लीजिए मेरी वेबसाइट में कोई होम पेज हो सकता है, उसका लिंक मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो मैं अपने होम पेज पे चला जाऊँ, करेक्ट। या फिर किसी भी दूसरे पेज पे चला जाऊँ, कॉन्टैक्ट पेज हो सकता है, मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं लिंक कैसे बनाऊँगा उसका। यहाँ पर हमारे पास होता है एक हाइपर लिंक, ये दिखने में बिल्कुल लिंक बटन जैसा दिखाई देता है, जैसे ये होता है ना, ऐसे ही दिखता है ये। अब मैं इसको लिंक कैसे करूँ, सबसे पहले तो इसका मैसेज बदलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट अस। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करके कि दूसरा पेज खुले। दूसरा पेज तभी खुलेगा जब पेज हुआ हमारे पास, अगर हमारे पास पेज है तभी हम उसे खोल पाएंगे, तो पेज होना चाहिए आपके पास। अब वेबसाइट में एक नया पेज हम ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, अपने पेज का नाम लिखेंगे आप, तो मैंने पेज का नाम रख दिया कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अब इस कॉन्टैक्ट पेज में हम कुछ लिख देते हैं, एक बना लेते हैं टेबल। अब इस टेबल में हम कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, लिखने के लिए मैं लेबल यूज़ कर सकता हूँ मैं, या फिर ऐसे भी खुद भी लिख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस राजू धनवास्तव फलाना फलाना, ऐसे ही लिख दिया मैंने फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये पेज आ गया। अब ये पेज खुलना चाहिए हमारा, ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा उससे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है नेविगेट यूआरएल, इसमें जाके जिस पेज से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो वो पेज बता दें। तो देखो यहाँ पे कौन सा पेज है, वो कॉन्टैक्ट वाला पेज है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप, तो वो पेज कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल दिखने में इसकी तरह ही होता है। दोनों में फ़र्क पता है क्या होता है, इसके ऊपर आप कोड लिख सकते हो, देखो कोड आ गया ना, लिख सकते हो। अब यही चीज़ मेरे को इस पर लिखनी होती तो नहीं लिख पाता। इसका यूज़ होता है बस एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, नेविगेट करता है ये। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, यहीं रहेगा, लेकिन मेरे को दूसरे पेज पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके जा सकता हूँ। देखो पहुँच गए ना, ऐसे जाता है। अच्छा, एक होता है इमेज बटन। इमेज बटन देखो इस पर लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेज बटन बनाना चाहता हूँ जिसके ऊपर एक फ़ोटो लगा होगा, और उस पर क्लिक करके मैं चाहता हूँ होम पेज पे मैं चला जाऊँ, तो यहाँ पर मैं एक होम का इमेज बनाना चाहता हूँ, होम का इमेज, तो यहाँ पर होता है इमेज बटन। अब इस इमेज बटन का हम एक साइज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो मैंने इसका साइज़ मेंशन कर दिया 50 विड्थ, 50 इसकी मैं हाइट कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर फ़ोटो लगानी होगी, एक इमेज लगानी होगी, करेक्ट।
अब वो इमेज लगेगी कैसे? इमेज आपकी वेबसाइट में यहाँ पे होनी चाहिए तभी लगेगी। अब इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। फ़ोल्डर हम क्यों बना रहे हैं? ताकि इस फोल्डर के अंदर क्या होगा, हमारी सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैं रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ बना दिया इमेजेस करके एक फ़ोल्डर। अब इसमें मैं एक फ़ोटो डालूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट से फ्री की जो इमेजेस होती हैं आइकन टाइप की, वो मैं स्टोर कर लूँगा। तो एक वेबसाइट होती है आइकन करके, आप इस वेबसाइट पे चले जाना और इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी आइकन डाउनलोड करना होता है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे को एक होम का आइकन चाहिए, तो देखो बहुत सारे आइकन आ गए, तो मैं इस आइकन को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आइकन इमेज को डाउनलोड करूँगा ICO, और ये डाउनलोड, कुछ ही समय में डाउनलोड हो जाएगी आपकी इमेज। ये डाउनलोड, ठीक है। अब इस इमेज को मैं अपनी वेबसाइट में कैसे लाऊंगा, इसको यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम। अब वो आइटम कहाँ पर है, डाउनलोड में होगा। वो डाउनलोड में यहाँ देखने के लिए मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स कर दूँगा, ये देखो फाइल, तो वो फाइल मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे सेट करूँगा, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज URL। यहाँ पे जाके मैं इमेज में जाऊँगा, अगर यहाँ फाइल ना दिखाई देना ऑल फाइल कर लिया। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो फोटो देखो वहाँ पे लग जाएगी, लग गई ना, ऐसे लगते हैं इमेज आइकन। अब देखो इसके ऊपर मुझे कोड करना है, क्या कोड करना है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये बटन है, इमेज बटन आ रहा है ना, बटन पे कोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, कोड खुल जाएगा। अब मुझे कोडिंग करनी है, मुझे इस पेज पे जाने के लिए कोड करना है, तो कोडिंग करके भी हम पेज पे जाने का कोड लिख सकते हैं। उसके लिए मैं लिखूँगा रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, जिस पेज पर आपको जाना है उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने उसका नाम लिखा index.aspx, तो ये मुझे इस पेज पर ले जाएगा। बन गया काम, चला के देखते हैं। मैं जिस पेज को चलाऊंगा सिलेक्ट करके वही पेज चलेगा। मैंने होम वाले बटन पेज को चलाया तो वो चला देखो डायरेक्ट, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहुँच गया ना यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि लिंक बटन क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, और इमेज बटन क्या होता है, और साधारण बटन क्या होता है। तो मैंने चारों तरह के बटन आपको बता दिए। तो अभी मैंने आपको पैनल बताया, मैंने आपको इमेज बटन बताया, मैंने आपको हाइपर लिंक बताया। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 2 कंट्रोल बचते हैं आज के, फाइल अपलोड और इमेज। देखो वापस चलते हैं हम अपने पेज पर, इंडेक्स पेज पर। मान लो मेरे को यहाँ पर किसी का फ़ोटो भी अपलोड करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नीचे रो चाहिए होगा, रो भर गया है, तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट और यहाँ पढ़ो रो बिलो, तो देखो एक रो आ गई आपके पास, ठीक है। ऐसे आप ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक कंट्रोल, एक लेबल चाहिए होगा जिस पे मैं लिखूँगा अपलोड फ़ोटो, और यहाँ पर एक कंट्रोल चाहिए होगा फाइल अपलोड के नाम से, ये ना। अब हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और वो फ़ोटो हमारे इस सर्वर में यहाँ पे पहुँचेगा, इस जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना आपको सिखा रहा हूँ कि मैं ब्राउज़ करके फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोडिंग लिखना पड़ेगा। ये हमारा कंट्रोल आ गया और मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा। कोडिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, करेक्ट चल रहा है। मुझे सबसे पहले यहाँ पर फ़ोल्डर का पाथ चेक करना होगा कि इसकी लोकेशन क्या है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फ़ोल्डर पाथ, यहाँ पे मैंने लिखा सर्वर डॉट मैप पाथ, और सर्वर का मतलब मेरी वेबसाइट, मैप पाथ का मतलब इसके अंदर। अब इसके अंदर मुझे इमेज फोल्डर तक जाना है, तो इसमें एंट्री कैसे करते हैं, इसमें एंट्री करने के लिए टिल्ड का साइन होता है, जिसमें ऐसे करते हैं एंट्री, ये रूट डायरेक्टरी हो गई आपकी। अब किस फोल्डर में जाना है, मुझे इमेजेस में जाना है, ऐसे जाते हैं तो मुझे इस फोल्डर में ले जाएगा। सो लाइक दिस, ये हमें इस फोल्डर तक पहुंचाएगा। गॉट इट। अब मुझे चेक करना है कि ये जो फोल्डर है ये मौजूद है सिस्टम में, मौजूद है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा आपको। इसको चेक करने के लिए मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी आ नहीं रहा है तो इसका मतलब इसकी लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी को यूज़ करने के लिए, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर होता है, उस पर काम करने के लिए मेरे को एक लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी, उसका नाम होगा IO।
अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि ये फोल्डर मौजूद है कि नहीं है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको, ये फोल्डर होना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए मैं लिखूँगा डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट, क्या नाम है उसका, फोल्डर पाथ। अब देखो ये कोड क्या करेगा, मैंने लिखा है कि डायरेक्टरी फोल्डर पाथ की एग्जिस्ट करती है, लेकिन नॉट करने का मतलब है नहीं करती है। इसका मतलब ये चेक करेगा कि क्या ये फाइल, ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब ये चेक कर रहा है कि नहीं करती है, कि वो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा, तो कोडिंग से वो बन जाएगा, तो मैं बना दूंगा उसे डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। तो ये इस फोल्डर को बना देगा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अगर मैं ये फोल्डर डिलीट कर दूँ ना आपके सामने, तो कसम से ये इस फोल्डर को बना डालेगा, यहाँ पे सही में बना देगा। चलिए मैं दूसरा फोल्डर आपको चेक करा देता हूँ बना के। इस बार मैंने इसका नाम लिख दिया जैसे कि फाइल्स। अब देखो फाइल्स नाम का फोल्डर बना देगा यहाँ पे। इतना सही कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और भरना पड़ेगा डाटा, कुछ तो भरना ही पड़ता है। फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सी। अभी फ़ोटो सेव नहीं होगा, उसके लिए मैंने कोड लिखा नहीं है, मैंने फ़ोल्डर बनाने का कोड लिखा है बस। मैंने सबमिट करा, सब कुछ सबमिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फ़ोल्डर बन गया होगा। और कैसे दिखेगा वो, इसको रिफ़्रेश करके, रिफ़्रेश होगा इसमें कहीं, देखो आपको दिख जाए तो रिफ़्रेश। यहाँ पे होगा रिफ़्रेश, ये मैंने रिफ़्रेश करा, फोल्डर नहीं बना भाई। फोल्डर बनना चाहिए। रिफ़्रेश रिफ़्रेश, क्रिएट डायरेक्टरी सर्वर मैप पाथ फाइल्स। चलो एक बार इस फाइल को सेव ही कर लेते हैं, क्या पता तभी बनाए। ठीक है, मैंने फ़िलहाल कोड तो लिख दिया है फोल्डर को बनाने का, बट अभी हमने सिस्टम पे फोल्डर देखा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका ये तो रहेगा फोल्डर पाथ, फोल्डर यहाँ बनना चाहिए फाइल्स नाम का। सिस्टम में इसने चेक करा कि फ़ोल्डर है कि नहीं, अगर फ़ोल्डर नहीं है तो इसने बना देना था, बना क्यों नहीं है। चलो कोई नहीं, एक बार फाइल को सेव करते हैं। ये हमने अभी यहाँ पर चेक किया था फोल्डर, फोल्डर चेक हो रहा है यहाँ पर कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे हमने फोल्डर को क्रिएट किया, अगर नहीं करता है एग्जिस्ट तो हमने यहाँ फोल्डर को क्रिएट किया है, देख लेंगे उसको भी। अब हम फाइल को सेव करने का कोड लिखेंगे। फाइल कैसे सेव होगा, हमारे कंट्रोल का नाम है फाइल अपलोड 1। यहाँ से हमें फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव करना है उसी फोल्डर में, तो उसका जो नाम है पूरा वो है फोल्डर पाथ। अब फाइल कहाँ से आएगा, देखो जो आप फाइल डालेंगे ना वो इस पाथ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइल का नाम उठाना है इस पाथ से। तो कैसे उठेगा, कोड लिखना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे पाथ डॉट गेट फाइल नेम, यहाँ से फाइल का नाम उठाएंगे। फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम होगा जो फाइल अपलोड 1 में फाइल है, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल का नाम। तो ये फाइल का नाम मुझे उठा के दे देगा और सेव कर देगा। बस इतना सा कोड है और आपकी फाइल सेव हो जानी चाहिए। अभी एक और लास्ट ट्राई करते हैं इसमें, जस्ट रन द एप्लीकेशन। ये हमने रन किया, अभी हम फाइल सेव करेंगे तो फोल्डर बनेगा, बिना फाइल के फोल्डर नहीं बन रहा है। तो हम एक फाइल इसमें सेव करके देख लेते हैं, मनीष मेल सिंगल स्टेट। फाइल उठाई, ये फाइल लिख लिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ये मैंने सबमिट करा, सारा डाटा चला गया। यहाँ पे फाइल आना चाहिए, इसको करेंगे रिफ्रेश, फाइल नहीं आ रहा अभी। मैं इसी फोल्डर का नाम देकर देखता हूँ, इसके काम करता हूँ, क्या पता फाइलों में दिख ना रहा हो, इसमें रिफ्रेश नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है,
तो एक काम कर सकते हैं, इसकी लोकेशन होगी, उस लोकेशन पे जाके इसमें फ़ोल्डर बनाया कि नहीं बनाया वो चेक कर लेते हैं। तो इसकी लोकेशन पे जाया जा सकता है। इसकी लोकेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, जस्ट वेट वेट वेट, ये इसकी वेब एप्लीकेशन, लाइब्रेरी, असेंबली, यहाँ पे लोकेशन आएगी सही, प्रॉपर्टी, ये फाइल लोकेशन बिल्ड, ओपन इन अ फाइल फोल्डर आ रहा होगा ऑप्शन, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर आ गया, ये लोकेशन आ गई। ठीक है, ये देखो फाइल्स बनाया ना फोल्डर, देखो ये रहा, वो फाइल भी गई होगी इसमें, देखो ये फाइल, दैट्स अ पॉइंट, मतलब बन रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा है आपको बट बन रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, चल रहा है कोड हमारा। सो ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब अगला कोड, यहाँ तक एक बार कंफर्म करो सीखेंगे, यानी अब हम सीखेंगे लास्ट कंट्रोल, फाइल को कैसे लाइव अपलोड करते हैं। फाइल तो आ गया है यहाँ पर, लेकिन वेबसाइट पे दिखाना है, तो मुझे इमेज नाम का कंट्रोल चाहिए होगा, यानी मैं चाहता हूँ जब भी मैं किसी इंसान का फ़ोटो अपलोड करूँ तो वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक सेलेक्ट किया, इसको मर्ज किया हमने, यहाँ पर एक कंट्रोल मैंने डाला इमेज नाम का, दिस पॉइंट, और इसकी एक हाइट विड्थ हम यहाँ डिसाइड कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसकी एक हाइट विड्थ डिसाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा हैंग हो रहा है अभी ये सिस्टम, तो जस्ट बी पेशेंस, अभी अपनी मर्जी से ही स्टार्ट होगा। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी हाइट मैंने कर दी 120 विड्थ, तो 120 की हाइट, ऐसे उसको बीचों बीच रखनी है। बीचों बीच रखने के लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल, यहाँ पे चला जाऊँ, यहाँ पे जाके हम ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ से मैं इसको वर्टिकल अलाइन कर दूँगा सेंटर, सेंटर वर्टिकल अलाइन, ये नॉर्मल टेक्स्ट अलाइन, ये कर देना सेंटर, तो वो बीच में आ जाएगा अपने आप, देखो फ़ोटो बीच में आ गया। अब हम इस फ़ोटो पे काम करेंगे, कोडिंग में करना होगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, अब मुझे फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो। ठीक है, तो फ़ोटो को अपलोड करना है इन इमेज कंट्रोल, तो उसका नाम है image1, एक प्रॉपर्टी होती है इमेज URL। अब यहाँ पे फाइल डालना है मेरे को, तो फाइल इसी लोकेशन से उठ के आएगा फोल्डर पाथ से, तो ये मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को इस फोल्डर में डालना है, उसका नाम था फाइल, तो मैं खुद लिख देता हूँ उसको, उसका नाम मैं खुद लिख देता हूँ, फाइल्स था ना, फाइल था कि फाइल्स था पता नहीं, फाइल्स होगा। अब हम यहाँ पे वही फाइल डालेंगे जो भी अभी हमने अपलोड किया है, यहाँ से इसी को डालेंगे इसमें। अब ये डल गया, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो जो फ़ोटो हम अपलोड करेंगे वो लाइव दिखेगा, ऐसे ही होता है वेबसाइटों में, जब आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हो तो वो लाइव हमें दिखता भी है। यहाँ पे हमने किया रजिस्ट्रेशन, ये फ़ोटो भी आ रहा है हमारे पास, यहाँ मैंने डिटेल डाली, मैं कोई दूसरा फ़ोटो यहाँ पे लूँगा, और ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं सबमिट करूँगा तो लाइव फ़ोटो यहाँ पर आएगा, ये दूसरी दफ़ा में दिखेगा, ये इसका मतलब फ़ोटो है यहाँ पे, एक दफ़ा में दिखना चाहिए वैसे तो। ठीक है, मैं इसी फ़ोटो को एक बार फिर से अपलोड करता हूँ, फ़ोटो आना चाहिए। ये हमने लिया फ़ोटो,
रजिस्ट्रेशन, नाम डाला कुछ भी, फोटो उठाया, सबमिट किया। फोटो क्यों नहीं आ रहा, चेक करते हैं। सोर्स तो ठीक है, कोडिंग चलाते हैं। ये हमने उठाया इमेज यूआरएल फाइल्स हो गया हमारा पाथ, यहाँ से उठाया पाथ और गेटनेट फोल्डर पाथ से फाइल नहीं। ओके, इसको स्कैन करें एक बार। स्कैन एक्चुअली फाइल दिख नहीं रहा है इसमें, इसको बंद करके दोबारा खोलो ताकि वो फाइल फोल्डर यहाँ पे एक बार हमको दिख जाए, या फिर मैं इमेजेस फोल्डर का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे दिखी हुई फाइल को तो उठा लेगा ये मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पर इमेजेस, ओके समझ में आ गया, यहाँ पे इमेजेस लिखा हुआ है और मैंने यहाँ फाइल्स लिखी है। ठीक है, मेरा जो फोल्डर पाथ है इस बार इमेजेस है, मैंने चेंज किया था इसको, और फाइल्स में डाल दो। फाइल्स में वो फोटो जा ही नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं उठा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। फ़ोटो हमारा जा रहा है इमेजेस में, यहाँ पे जा रही है वो फ़ोटो जो हम अपलोड कर रहे हैं ना, वो फ़ोटो इसमें जा रही है, इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में वो फ़ोटोज़ हमारा सेव होके जा रहा है, करेक्ट। तो मुझे इस फोल्डर का पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा, अभी चलना चाहिए। फ़ोटो हम इमेज फोल्डर में सेव कर रहे हैं, तो वहीं से उठ के आएगा फ़ोटो भी। अभी एंटर करते हैं, एंट्री मनीष, ये लिया मैंने, आगे देखिए फ़ोटो हमारा करेक्टली आ रहा है। तो जितना हमने टारगेट आज का सेट किया था वो सारा का सारा यहाँ कंप्लीट